हेडलाइन नेपाल में दंगे क्यों हो रहे हैं। आज हम जानेंगे उन गहराइयों को जिनकी वजह से देश में हालात इतने बिगड़ गए हैं। सितंबर 2025 की शुरुआत में सरकार ने अचानक 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। सरकार का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म्स नए नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे, लेकिन आम जनता को यह कदम सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला लगा। सोशल मीडिया पर बैन लगते ही युवाओं में गुस्सा फूट पड़ा। खासकर जेन ज़ी के लिए यह आखिरी स्ट्रॉ था। वे अपने विचार, भावनाएं और विरोध सोशल मीडिया के जरिए ही जाहिर करते थे। लेकिन यह सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं था। नेपाल के युवा सालों से बढ़ती बेरोजगारी, सीमित अवसरों और शिक्षा की गिरती गुणवत्ता से जूझ रहे हैं। 2024 में 20% से ज्यादा युवा बेरोजगार थे, जिससे हजारों को विदेश जाना पड़ा। आम नागरिकों और एलीट के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है। अमीरों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अवसर मिलते हैं, जबकि आम लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हैं। यह असमानता समाज में गहरी नाराजगी और असंतोष को जन्म देती है। हाल ही में एक वायरल वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया, जिसमें पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग दिखाया गया। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर भले ही बैन था, लेकिन वीपीएन और अन्य तरीकों से लाखों लोगों तक पहुंच गया। सरकार का कहना है कि ये कदम देश की सुरक्षा के लिए जरूरी थे, लेकिन विपक्ष और आम लोग इसे सत्ता बचाने की कोशिश मानते हैं। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर करप्शन और जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। कई नागरिकों का कहना है कि गलत सूचना और अफवाहें भी हालात को और भड़का रही हैं। सोशल मीडिया बैन के बावजूद फेक न्यूज और अफवाहें व्हाट्सएप ग्रुप्स और निजी चैनलों के जरिए फैल रही हैं, जिससे डर और गुस्सा और बढ़ गया है। हालात इतने बिगड़ गए कि हाल ही में काठमांडू में एक सरकारी इमारत में आग लगा दी गई और कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। कम से कम 10 लोग घायल हुए और कई गिरफ्तारियां हुई। इन सब के बीच आम लोग शांति और स्थिरता की मांग कर रहे हैं। युवा बदलाव चाहते हैं, सरकार सुरक्षा की बात कर रही है और विपक्ष पारदर्शिता की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या नेपाल इन चुनौतियों से उबर पाएगा? और आपको फ्रस्ट्रेशन के लिए एक रेसिपी मिलती है। करप्शन ने चीजों को और खराब कर दिया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने भी किया। लोग नेताओं से थक चुके हैं जो शान से रहते हैं, जबकि आम परिवार स्ट्रगल करते हैं। 2008 में राजशाही समाप्त होने के बाद से नेपाल में लगातार सरकारी बदलाव देखे गए हैं, लेकिन रोजमर्रा की समस्याएं वही बनी हुई हैं। जब प्रोटेस्ट भड़क उठे तो सरकार ने फोर्स के साथ जवाब दिया। आंसू गैस, वाटर कैनन, लाइव एम्यूनिशन भी। कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। संसद और सुप्रीम कोर्ट के कुछ हिस्सों सहित प्रमुख इमारतों में आग लगा दी गई। कुछ शहरों में हिंसा को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहां तक कि मेन एयरपोर्ट भी एक दिन के लिए बंद हो गया। तो आगे क्या? कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन नेपाल के युवा अभी भी जवाब तलाश रहे हैं। रियल चेंज के लिए सरकार को बेरोजगारी एड्रेस करनी होगी, करप्शन को रोकना होगा और ट्रस्ट रिस्टोर करना होगा। नेपाल में शांति और स्थिरता लाने के लिए केवल डायलॉग और पीसफुल रिफॉर्म ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। इतिहास गवाह है कि जब लोग एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं तो बदलाव संभव होता है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और ट्यूनिशिया जैसे देशों में भी युवाओं ने अहिंसक आंदोलनों के जरिए बड़े बदलाव लाए हैं। नेपाल के युवा भी इसी तरह सकारात्मक बदलाव के वाहक बन सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और पड़ोसी देश भी नेपाल में डायलॉग और रिकंसिलिएशन को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलकर काम करने से ही स्थायी समाधान निकल सकता है। अगर आम नागरिक, खासकर युवा, सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल पर पॉजिटिव एक्शन लें, जैसे फेक न्यूज को रोकना, संवाद को बढ़ावा देना और शांति के लिए वॉलंटियर करना, तो नेपाल एक नई शुरुआत कर सकता है। याद रखें, बदलाव आपके एक छोटे कदम से भी शुरू हो सकता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ मिलकर हम शांति और उम्मीद का संदेश फैला सकते हैं।